नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ज्योति मिश्रा। आज हमारे साथ हैं समाज सेविका, कवित्री और कांग्रेस नेता रजिया सुल्तान जी। आज हम कई पहलुओं पर रजिया जी से बात करेंगे। रजिया जी, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद ज्योति जी। आप एक समाज सेविका हैं। समाज सेवा किस तरह से आपको संतुष्टि देता है? समाज सेवा हमारे अंतरात्मा को, हमारे मन को सबसे बड़ी संतुष्टि हमको मिलती है जब किसी का कॉल आता है कि किसी के साथ अगर कोई हम उसका अच्छा कार्य करवा पाते हैं तो हमें हमारे मन को बहुत संतुष्टि मिलती है। क्योंकि जैसे कि नाम ही रजिया है तो ईश्वर ने शायद वो गुण भी थोड़े से दिए हैं हमको, कि अच्छे गुण दे दिए हैं, तो उसका हम जो है सही पालन करें और लोगों को हम उसको समाज सेवा में समर्पित करें तो हमें बहुत खुशी मिलती है। आप आज भी समाज में कई परेशानियां देखते हैं। इतना बड़ा तंत्र होते हुए भी ये परेशानियां दूर नहीं हो रही हैं, इसका कारण क्या हो सकता है? ये बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारा संविधान भारत का बहुत बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, और यहाँ की हमारी इतनी ज़्यादा परेशानियाँ हैं, उनको जो है ना तो सरकार दूर कर पा रही है, और हम लोग भी कोशिश करते हैं तो हम लोग भी पूरी तरह से उसको दूर नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि सुचारू रूप से जो हमारे यहाँ कानून बने हैं वो लागू नहीं हो पाते हैं। लागू तो है लेकिन उनको जो है हम चला नहीं पाते हैं। हमारे विभाग जो है, जैसे पुलिस विभाग ही हो गया, तो कहीं ना कहीं कोशिश करने के बावजूद भी हमारे यहाँ महिलाएं इतनी प्रताड़ित हैं, हमारे यहाँ इतनी हत्याएं हो रही हैं, इतना भ्रष्टाचार है हमारे यहाँ, और अनेक नाना प्रकार की यहाँ परेशानियां हैं जिनको हम कोशिश करने के बावजूद भी दूर नहीं कर पाते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि इतना अच्छा संविधान, इतना अच्छा कानून हमको मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ तो त्रुटियां हैं जिन्हें संभालना चाहिए, और ये सरकार की जिम्मेदारी है और थोड़ी सी समाज की भी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब बच्चा रोता नहीं, अधिकतर माताएं जब तक उसको जो है दूध नहीं पिलाती हैं, छोटा बच्चा जब तक अगर वो नहीं चाहेगा कि हाँ हमारा बताएगा कि हाँ हम भूखे हैं, और वो रोकर ही बताता है, तो जब धरने प्रदर्शन होते हैं, चाहे वो पत्रकारों पर हमला हो, चाहे वो महिलाओं के मतलब रेप हो, या किसी तरह का मर्डर हो, या चोरी हो, डकैती हो, छिनैती हो, कुछ भी हो, जब धरने प्रदर्शन होते हैं तो उस पर भी हमारी शासन प्रशासन उस पर भी दबाव डालता है कि ये ना किए जाए, हमारा ज़्यादा फैलाव ना हो, कि हाँ उजागर ना हो कि हाँ इतने केसेस हो रहे हैं, उस पर भी दबाव आता है। मतलब मीडिया पर भी दबाव आता है, जनता पर भी दबाव आता है, समाज सेवियों पर भी दबाव आता है, हर तरह तरह के नाना प्रकार के होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब धरना प्रदर्शन किए जाते हैं तो उन तक जो है होता है कि भाई जब हमारी देश छोड़ करके विदेश में हमारी बदनामी हो रही है कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है, इतना अच्छा संविधान होने के बावजूद भी, तो सुनी जाती है। इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि हाँ अपनी बात को रखें और अपना काम करवाएं। रजिया जी, जैसे आपने बताया महिलाओं को बहुत परेशान किया जाता है, तो आज भी हमारे देश में महिलाओं के प्रति बहुत भेदभाव है, तो आप इसका क्या कारण मानती हैं? ज्योति जी देखिए, ये एक हमारा भारत जो है ग्राम प्रधान देश है, तो अशिक्षा, जो कि सबसे पहले हमें शिक्षा लानी चाहिए अपने भारत देश में, और इस वक्त सभी देख रहे हैं शिक्षा का क्या हाल है। नाम मात्र शिक्षा रह गई है, जिससे अत्याचार महिलाओं पे और ज़्यादा बढ़ गए हैं, घरेलू हिंसाएं बढ़ गई हैं, और प्रताड़ना महिलाओं पे बढ़ गई है। हम लोग चाहते हुए भी उनका पूरा सुचारू रूप से उनके साथ नहीं खड़े हो पाते हैं। क्योंकि अगर हम एक लड़की बाहर निकल रही है रात के वक्त, क्या लड़की सुरक्षित है? नहीं निकल पाती है, सारी लड़कियां नहीं निकल पाती हैं, कुछ निकलती हैं, कोशिश करती हैं, कुछ को घर से परमिशन नहीं मिलती। तो समाज भी जिम्मेदार है, शासन प्रशासन भी जिम्मेदार है इसका। आप कांग्रेस की नेता हैं। 2022 में आप कांग्रेस को किस रूप में देखना चाह रही हैं? जैसे कि अभी आपने लॉकडाउन में भी देखा, कोरोना टाइम में सरकार व्यवस्थाएं नहीं दे पाई है। जनता ने अपना पूरा आश्वासन, पूरा वोट, अपना पूरा समर्थन दिया था मौजूदा सरकार को, लेकिन वो सरकार फेल हो गई है। जनता इतनी ज़्यादा त्रस्त हो गई है कि ज़िंदगी जीना उसका मुहाल हो गया है। व्यापारी जो है वो असंतुष्ट है, वो परेशान है, नौकरी पेशा वो परेशान है, महिलाएं हैं वो परेशान है, रोज़गार है वो ठप पड़ा है, नौकरियां निकल नहीं रही हैं। लोग पकौड़ा बेचने की बात कर रहे थे, अब तो व्यापार भी, दुकानें भी बंद हो रही हैं, बीच बीच जो है लॉकडाउन लग रहा है। तो जैसे कि अगर एक पहले की सरकार थी तो हमने साइकिल से मोटरसाइकिल तक से कार तक हमने विकास किया था।
पहले कच्चे मकान हुआ करते थे, हम पक्के मकानों में आ गए। लेकिन ये इस वक्त का ये हाल है कि अगर हम अपनी उस कार को पेट्रोल नहीं डलवा पा रहे हैं और बेचना चाहते हैं, अपने घर का खर्च चलाना चाहते हैं, हमारा व्यापार ठप है, बच्चों की पढ़ाई की फ़ीस जमा करना चाहते हैं, तो लोग जो है अच्छे दामों पे उसे ख़रीदने को भी नहीं तैयार हैं। कुछ तो ख़रीद लेंगे थोड़े बहुत, लेकिन पैसे लगेंगे उसके। तो यहाँ तक ये हाल हो गया है व्यापार का और हमारे। तो कहीं ना कहीं जनता जो है आने वाले दिनों में 2022 में सरकार को आईना दिखाने वाली है, ये तय है बिल्कुल। इसलिए कांग्रेस की सरकार हमारे ख्याल से तो पूरी बनने वाली है, क्योंकि प्रियंका गांधी जी भी मैदान में उतरी हुई हैं, हमेशा साथ दे रही हैं जनता का। वैक्सीनेशन हो या ऑक्सीजन हो या बेड हो या किसी भी तरह से हो, कोई महिला प्रताड़ित होती है तो उसके घर तुरंत कांग्रेसी पहुंचते हैं। हर तरह से उन लोगों की जो है परेशानियों को पूरा कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में हम उज्जवल भविष्य देखते हैं कांग्रेस का। आप आरटीआई विंग की उपाध्यक्ष भी हैं, तो आपका संगठन किस तरह से काम करता है? ये राजीव गांधी का लाया हुआ सूचना का अधिकार विभाग है और वो अपनी सरकार में लेकर के आए थे और उनका ये मानना था कि जनता और सरकार के बीच कोई भी पर्दा ना रहे, पारदर्शिता हो। अगर हम जो कार्य कर रहे हैं तो वो जनता जाने, उसका अधिकार हो जानने का, कि आरटीआई के तहत वो कुछ भी पूछ सकता है, मांग सकता है, अपना अधिकार का प्रयोग कर सकता है। लेकिन आजकल मौजूदा सरकार में इसको दबाया जा रहा है, इसको छुपाया जा रहा है, इस पर पर्दा डाला जा रहा है, इसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तो कांग्रेस पार्टी ने फिर से अपनी पार्टी के सदस्यों को इसमें लगाया है कि आप आरटीआई के तहत जो है सूचनाएं मांगेंगे, जो भ्रष्टता है उसको उजागर करेंगे और उजागर करके आप मीडिया को प्रकाशन में देंगे, मीडिया उसको देगी। तो जो कहीं ना कहीं अगर सरकार से जो पारदर्शिता है वो सामने आए, या फिर जो यहाँ विभाग में अधिकारी या कर्मचारी कर रहे हैं, तो जनता को उसमें न्याय मिले और जनता उसकी हकदार है। प्रदेश सरकार कहता है कि कानून हमारा दुरुस्त है, तो आप क्या संतुष्ट हैं? ज्योति जी, इससे तो सभी वाकिफ़ हैं कि कैसे शमशान घाट में और कब्रिस्तान में जिसको जगह नहीं मिली, जिसको कफन नहीं मिला, जिसको बेड नहीं मिले, जिसको ऑक्सीजन नहीं मिली, जिसको खाना नहीं मिल रहा है, मतलब नाना प्रकार की जो परेशानियां हैं। और थानों में जाइए, एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, एफआईआर लिखी जाएगी तो आपका जो है बहुत मुश्किल में लिखी जाएगी। किस प्रकार से लिखी जाती है वो भी जग जाहिर है, बहुत मुश्किल में अगर कुछ एफआईआर लिखी जाती हैं। तो उसके बाद भी कोर्ट में जा कर के अगर 164 का बयान पीड़िता का बदल दिया जाए तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी घटना होती हैं। और अगर ये सरकार कहती है कि सब सही चल रहा है तो ये हमारी बदकिस्मती होगी। 2022 में प्रदेश राजनीति में आप क्या बदलाव देख रही हैं? बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि जनता परेशान हो चुकी है, जनता बदलना चाहती है और सब कुछ जनता पे निर्भर होता है। जनता ही लेकर के हमें बनाती है, जनता ही हमें बिगाड़ती है। तो जनता ने अगर किसी पर विश्वास किया था और उसके साथ विश्वासघात हुआ है जनता के साथ, तो हमारा संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि वोटिंग के दौरान हम अपना मत अपने लिए हम इस्तेमाल करें। तो किसको हमें देना है, किसको नहीं देना है, ये जनता अच्छी तरह से जान गई है और आने वाले दिनों में उसका जवाब जनता देगी, बहुत अच्छे से देगी, क्योंकि जनता बोल रही है, जनता त्रस्त है, जनता बोल रही है। वक्त है एक ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद रजिया जी हमारे साथ जारी रहेंगी। बाद आपका स्वागत है। आइए रजिया जी से फिर से हम बात करते हैं। मैम, रजिया जी आप एक कवित्री हैं, मुशायरा नगीर हैं, आप किस तरह से इस सुविधा को देखती हैं? ये विद्या आदिकाल से चली आ रही है और हमारे समाज को एक रोशनी देती है। गद्य और पद्य, तो जो कुछ साहित्यकार हैं अपनी गद्य में समाज को समाज में सुधार लाते हैं, और जो पद्य के हैं वो अपने पद्य के मतलब साहित्य निगार हैं, वो उस तरह से अपना समाज में सुधार लाते हैं। तो कहीं ना कहीं पहले के जो थे शायर हमारे, वो भी बहुत कुछ अच्छा अच्छा लिख कर गए, किताबें लिखते हैं तो जिनसे लोग पढ़ कर के भी प्रेरणा लेते हैं, और कुछ मंच के माध्यम से
हम लोगों जैसे अभी प्रेजेंट हैं तो किताबें भी लिखते हैं और मंच के माध्यम से भी जनता को हम एक मतलब अपना दिखाते हैं कि कैसे क्या हो रहा है और कैसे करना चाहिए। तो उसमें बहुत कुछ अपने हिसाब से अपनी रचना के माध्यम से हम श्रोताओं के सामने अपने देश के लिए, अपने उनके भविष्य के लिए तरह तरह से अपनी रचनाओं को हम लोग पेश करके और उनका मनोरंजन तो करते ही करते हैं और उनमें देश प्रेम की भावना भी भरते हैं। उनका समाज कैसे, उनके समाज में बीच में कैसे रहना है, या हर चीज़ का उसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं जो साहित्य के माध्यम से। आप एक साहित्य में कलमकार हैं, आपने कलम से आपने सुधार कराया, समाज का, देश का कल्याण किया। लेकिन साहित्यकार जो होता है, जो एक शायर होता है, वो अपने शायरी के माध्यम से करता है, वो बाध्य नहीं होता है। रजिया जी, आप खाली समय में क्या पसंद करती हैं? खाली समय में तो जैसे कि हमारे शौक़ है लिखना और मंच पर उसको जो है अशार के रूप में श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करना, तो खाली समय में लिखते हैं। और दूसरा काम वो करते हैं कि जब जो न्यूज़ आती है तो उसको पढ़ने का मौका निकालते हैं कि उसको भी देखें कि देश प्रदेश में हमारे आस पड़ोस में हमारे यहाँ क्या चल रहा है और इसको हमें कैसे दूर करना है, इसके लिए क्या करना है। बाकी तो और सारा दिनचर्या में ही सारे 4 चीज़ें आ जाती हैं। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी, सपा, बसपा के आगे नहीं बढ़ पाएगी? ऐसा तो कभी भी किसी को महसूस नहीं हुआ है। एक आपको छोटा सा ज्योति जी हम एक उदाहरण देंगे कि कुछ क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जब ये नहीं थी तो बीजेपी के केवल 2 सांसद हुआ करते थे, एक श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और दूसरे जो थे श्री आडवाणी जी। लेकिन जब से क्षेत्रीय पार्टियां आई हैं तो जातिवाद का आ गया, क्षेत्रवाद का, जातिवाद का, धर्म का, ये सब चलने लगा। इससे क्योंकि कांग्रेस ने कभी जातिवाद की राजनीति नहीं की है और ये लोग जाति धर्म की राजनीति कर रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा हम दूर तो हुए हैं लेकिन दिलों से दूर नहीं हुए हैं जनता के। और आने वाले दिनों में ज़रूर कांग्रेस की ही सरकार होगी, ये आप देखिएगा। क्या कांग्रेस की गुटबंदी का कारण तो नहीं है इस? ज्योति जी, हम थोड़ा सा आपसे भी एक सवाल करेंगे, आप किस भगवान को मानती हैं? हम सब भगवान को मानते हैं। सारे भगवान को मानती हैं, लेकिन किसी एक विशेष भगवान को? ईश्वर को तो सभी मानते हैं, लेकिन किसी एक भगवान को आप ज़्यादा मानती होंगी। जैसे लोग कृष्ण जी को मानते हैं, कुछ लोग ज़्यादा, कुछ राम जी को ज़्यादा मानते हैं। तो इसी तरह से अपने अलग अलग, उसको हम गुटबाजी नहीं कहेंगे। अगर हम कोई मार्गदर्शन हमारा कर रहा है, कोई नेता कर रहा है, तो उसको हम शायद गुटबाजी नहीं करेंगे और वो हमारा कल्याण करना चाहेगा, तो हमारे ख्याल से उसको गुटबाजी नहीं कहेंगे। आपको क्या लगता है कि 2022 में अगर चुनाव होते हैं अभी, तो आपका क्या मुद्दा रहेगा राजनीति के लिए? सबसे पहले तो महंगाई आ जाती है, जो कि डीजल, पेट्रोल, दाल वगैरह वगैरह खाद्य सामग्रियाँ, किसानों का जो उनका खेतों का जो है, जिसको वो सामग्री इस्तेमाल करते हैं खेती करने में, वो सारी चीज़ें हैं जिनको मुद्दा बनाया जाएगा, जिससे जनता त्रस्त है। मेन जिससे जनता त्रस्त है, हमारी सरकार जो जनता को वादा करके नहीं दे पाई है और जनता को चाहिए, वो हमारे मुद्दे होंगे, जिसमें से पेट्रोल, डीजल, ये खाद्य सामग्रियाँ, बिजली का हो गया, पानी का हो गया, शिक्षा का हो गया, रोज़गार का हो गया, नौकरी का हो गया, आदि आदि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे जनता जूझ रही है और वही हमारे मुद्दे होंगे। आपको नहीं लगता कि चुनाव के दौरान मूल्य मुद्दे गायब हो जाते हैं? मूल्य मुद्दे मौजूदा सरकार ने अपने एजेंडे में लेकर गायब कर दिया। जनता ऐसा कह सकती है, आप भी ऐसा कह सकती हैं, लेकिन शायद 30 सालों से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है, लेकिन जब सरकार बनती है, बनेगी, तो आप शायद इस सवाल को नहीं दोहराएंगी। सुना था कि विधानसभा चुनाव में आप लड़ने वाली हैं, क्या ये सही है? हमारी पहले से भी तैयारी थी, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हम समाज का कल्याण करें
जनता को प्रसन्न करें, जनता खुश रहे, जनता मौज में मस्ती में अपनी ज़िंदगी को बिताए और अच्छे काम मिले, उसे रोज़ी रोटी मिले। तो राजनीति में वो सब चीज़ें हैं जो केवल हम समाज सेवी बनकर नहीं कर सकते हैं। तो जब हमारी सरकार होगी तो हम अपने कुछ तो उनसे करवा पाएंगे जनता के लिए। लेकिन अगर किसी दूसरे की सरकार है, हम चाहे जितना माथा पीटें, चाहे धरना प्रदर्शन करें, जेल जाए, आंदोलन करें, लेकिन जनता को वो राहत हम नहीं दिला पाते हैं। तो हमारा क्षेत्र में पूरी तरह से सपोर्ट क्षेत्रवासी कर रहे हैं कि मैडम आ जाएंगी अगर तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। तो हमारी पार्टी अगर हमको कहेगी तो हम बिल्कुल इलेक्शन में 2022 के विधानसभा में उतरेंगे, शहर पश्चिमी 261 विधानसभा सीट से। अगर आपको मौका मिलता है विधानसभा चुनाव लड़ने का, तो आप अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या बदलाव लाना चाहेंगी? शहर पश्चिमी क्षेत्र में देखिए, बहुत पहले से लोग विधायक बने, अब प्रेजेंट में मंत्री भी हैं, लेकिन सबसे पिछड़ा हुआ है विधानसभा। वैसे तो इलाहाबाद में कोई ख़ास विकास नहीं किया सरकार ने, लेकिन शहर पश्चिमी विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है कि आप झलवा साइड अगर चले जाते तो इतने इतने गड्ढों में से निकलना पड़ता था रोड पर से। चाहे जितना हम लोग एप्लीकेशन डीएम साहब को देते थे कि यहाँ पर रोड बनवा दी जाए, यहाँ तक पीपल गांव में नाली नहीं थी, गांव के अंदर उसका पानी का निकासी नहीं थी, तो वो रोड पे आके भरता था। तो बहुत हम लोगों ने प्रयास किया, फिर उस पर जो है कंक्रीट डलवाया, सारा सब कुछ करवाया, तो चलने लायक बनी। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि महिलाओं की सुरक्षा हो गया, वहाँ पर महिलाओं के लिए कुटीर उद्योग हो गया, जो घर में महिलाएं कर सकती हैं अपने बच्चों के साथ लालन पालन करते हुए। और वहाँ पर कुछ स्कूल्स इस तरह के बने जो शिक्षा अच्छी मिले जिन बच्चों को, और वो बच्चे अच्छी शिक्षा पा करके शहर पश्चिमी का भी नाम रोशन करें, कोई बड़े अधिकारी बने जा करके, देश की सेवा करें जा करके। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो जनता के बीच बैठ करके जनता से हम लेंगे, और जो जनता कहेगी, जो उसकी परेशानी होगी, हम उसका निवारण करेंगे। कोई ऐसी घटना जो आप कभी भूल ना सके, आप हमारे साथ साझा करना चाहें तो? हाँ, घटनाएं तो बहुत हैं, लेकिन राजनीति से ही संबंधित हम आपको एक घटना ऐसी बताएंगे। 2017 विधानसभा का इलेक्शन होने वाला था। उससे पहले कांग्रेस की तैयारी चल रही थी, प्रशांत किशोर तैयारी करवा रहे थे हम लोगों से, क्योंकि हम शहर पश्चिमी के प्रत्याशी थे। उसमें हम लोगों को भी एक टारगेट दिया गया था, आप इतने इतने मंच लगाएंगे, तो राहुल संदेश यात्रा है, तो कभी शीला दीक्षित की यात्रा है। तो उसमें हमने धुवनगंज के आगे लगाया था एक मंच, शीला दीक्षित जब यात्रा कर रही थी यहाँ पर उसमें। तो हमने उसमें कई दिन अपने मेहनत की, होर्डिंग्स, बैनर्स सारे पूरे लेकर के, सिविल लाइन, यात्री होटल से लेकर के आपके पूरा मुफ्ती थाने तक, पूरा जगह जगह पर एक एक पॉइंट देखना, कहाँ पे लगवाना, कैसे करवाना। क्योंकि पीके की टीम भी सब सर्वे कर रही थी, एक एक को चेक कर रही थी, कौन कहाँ किस समय है प्रत्याशी हमारा, किस समय क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। रिपोर्ट भी पूरी हम लोगों को देनी पड़ती थी, और उनके जो आदमी थे वो तो रिपोर्ट भेज ही रहे थे। तो सारी रात हमने मंच लगवाया, और मंच लगवा करके बैनर्स लगवाए। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब सुबह का वक्त हुआ तो सारी रात में तो हम वैसे भी काफ़ी कपड़े वपड़े गंदे हो चुके थे, फ्रेश भी नहीं हुए थे। तो हमने कहा अब चलते हैं, थोड़ा सा घर चल करके फ्रेश होते हैं, और फ्रेश होकर के वहाँ पर यात्रा को भी शामिल, थोड़ा सा जब निकल रही है, झंडी दिखाई जाएगी तो खड़े खड़े हो लेंगे और भाग करके अपने मंच पर आ जाएंगे। वहाँ से निकले और निकल करके हम यात्री होटल गए, तो शीला दीक्षित वगैरह अंदर थी सारी। ये था कि अभी थोड़ा समय लगेगा, हमने कहा चलो जल्दी से फ्रेश होकर के चेंजिंग करके आते हैं। लेकिन जब तक हम यहाँ से निकले सिविल लाइन के लिए, तो देखा यात्रा निकल चुकी थी। यात्रा निकलने के बाद जब अब हमको तो जाम लग गया, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ थीं यात्रा में कि निकलने का, हमारी गाड़ी का फिर तो कोई स्थान नहीं बचता था। हम पीछे हो गए। लेकिन इत्तेफाक ऐसा था कि मतलब पूरे प्रदेश के, जो हमारे उस समय हम माइनॉरिटी के प्रदेश के उपाध्यक्ष थे, तो जितने जहाँ जहाँ के हम प्रभारी थे, सारे ज़िला अध्यक्ष जो थे माइनॉरिटी के, उनको मंच पे हमने जिम्मेदारी दे रखी थी, वो मंच संभाल रहे थे। और यहाँ के हमारे जो कार्यकर्ता थे शहर पश्चिमी के, वो सारे मंच पर मौजूद थे। तो हम तो पीछे उस गाड़ी में रह गए जुलूस में। जिस वक्त शीला दीक्षित जी और रीता बहुगुणा जी उस समय पर थीं, वो पहुंची हैं मंच पर,
तो बस एक ही बात हो रही थी कि रज़िया सुल्तान कहाँ है, रज़िया सुल्तान को बुलाइए। रीता जी बार बार अनाउंस कर रही थी बस से उतरने के लिए कि रज़िया सुल्तान, रज़िया कहाँ है, रज़िया कहाँ है। तो लोगों ने कहा रज़िया पीछे हैं, तो वो पीछे मुड़ के देख रही थी बस में, यहाँ कहाँ बस में है, बस में नहीं है यहाँ पीछे। तो वो एक इत्तेफाक था कि उनका स्वागत बहुत अच्छे से हमारे कार्यकर्ताओं ने शहर पश्चिमी के किया, हमारे जो पदाधिकारी थे उन्होंने अच्छे से किया। बहुत खुशी मिली कि हमारे ना रहने पर भी हमारी कमी महसूस नहीं हुई। फिर हमने जो है किसी तरह से अटैक किया, जा करके ओवर अटैक किया गाड़ी को, और पूरा मुफ्ती में गाड़ी रुकी हुई थी क्योंकि वो कौशाम्बी उनको जाना था आगे, तो वहाँ पर चेंजिंग करनी थी कुछ जिलाध्यक्ष की। वहाँ पर जिलाध्यक्ष स्वागत करने के लिए गाड़ी रुकी, तो फिर वहाँ पे जाके हमने उनका स्वागत किया। ये तो शायद हमें कभी भूलने वाला नहीं है। शहर पश्चिमी की जनता ने, वहाँ के लोगों ने, हमारे पदाधिकारियों ने कभी महसूस नहीं होने दिया कि हाँ ये मंच किसने लगाया है, बस शीला दीक्षित के लिए लगा था। वो हमारा ख्वाब पूरा हुआ कि उनका स्वागत हुआ ज़ोरदार। आप एक कवित्री हैं, आप अपने अंदाज में शायरी के ज़रिए आप समाज को संदेश देती हैं। हम भी चाहेंगे कि आप हमारे समाज को संदेश दें अपनी शायरी में। ज्योति जी बहुत अच्छा आपने प्रस्ताव रखा, और आपको ज़रूर हम संतुष्ट करेंगे अपनी 2 लाइनों से। समाज के प्रति हम समाज से जुड़े हुए हैं और समाज के लिए संदेश 2 लाइनों में देंगे। वक्त कह रहा है जागो, वक्त कह रहा है जागो, अब किनारा बहुत ज़रूरी है। वक्त कह रहा है जागो, अब किनारा बहुत ज़रूरी है, और संविधान की सुरक्षा को भाईचारा बहुत ज़रूरी है। संविधान की सुरक्षा को भाईचारा बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके पास वक्त हो तो थोड़ा सा आगे कुछ देश प्रेम के लिए भी हम कहें। जी बिल्कुल। जैसे गंगा जमनी तहजीब है और भारत देश की अनेकता में एकता संजोए हुए है, पूरे विश्व विख्यात है। तो हम एक प्रोग्राम भी करवाते हैं, सर्वधर्म सद्भाव मकर संक्रांति महोत्सव, जो कि मुहूर्त निकलवा करके आनंद भवन के बाहर खिचड़ी वाले दिन ही होता है, जिसमें सभी शामिल होते हैं, सभी धर्म, सभी जातियाँ, सभी पॉलिटिक्स पार्टियाँ, सभी तरह के लोग शामिल होते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि उसमें हाई कोर्ट जस्टिस तक शामिल होते हैं। तो उसी पर हमने कुछ पंक्तियाँ अपने देश के लिए लिखा है, आप सभी के सामने प्रस्तुत है। स्वर्ग जैसा मेरा ये हिंदुस्तान है, स्वर्ग जैसा मेरा ये हिंदुस्तान है, ये खूबसूरत चमिया का पानदान है, ये खूबसूरत चमिया का पानदान है। कई तरह के रंग हैं इसमें, कई तरह के स्वाद, कई तरह के रंग हैं इसमें, कई तरह के स्वाद, एक साथ सब रहते मिलकर कितनी अच्छी बात, एक साथ सब रहते मिलकर कितनी अच्छी बात। अरे कैसा सुंदर इनका ये ख़ानदान है, कैसा सुंदर इनका ये ख़ानदान है, ये खूबसूरत चचा मियाँ का पानदान है, ये खूबसूरत चचा मियाँ का पानदान है। और इसमें दिल्ली, हमारा दिल भी शामिल है, और हमारे कुछ पड़ोसी देश भी इसमें शामिल हैं। एक डिबिया में रखी सुपारी और एक में कत्था है, एक डिबिया में रखी सुपारी और एक में कत्था है, और बीच में जो है रखी डिबिया उसमें मिश्री का जत्था है, बीच में है जो रखी डिबिया उसमें मिश्री का जत्था है। एक तरफ है लौंग इलायची और पड़ोसी चूना है, एक तरफ है लौंग इलायची और पड़ोसी चूना है। अनेकता में एकता भारत देश नमूना है, अनेकता में एकता भारत देश नमूना है। अरे जो भारत में जन्मा है, जो भारत में जन्मा है वो भाग्यवान है, जो भारत में जन्मा है वो भाग्यवान है। ये खूबसूरत चचा मियाँ का पानदान है, स्वर्ग जैसा मेरा ये हिंदुस्तान है, ये खूबसूरत चचा मियाँ का पानदान है। बहुत खूब रजिया जी। रजिया जी, आपका हमारे टॉक शो में भाग लेने का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि आज हमारे साथ मौजूद थी कांग्रेस नेता
और समाज सेविका और कवित्री और खूब क्या शायरी इन्होंने की रजिया सुल्तान जी। ऐसे ही आगे हम आपको कई दिग्गजों से बात कराते रहेंगे। इजाज़त दीजिए मुझे ज्योति मिश्रा को और देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो।